चिटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य बेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। यकीनन रामधारी सिंह दिनकर के इन शब्दों के जरिए मेरी जुबान, मेरा कलम और मेरा रोम रोम हिंद के जाबाजों को सल्यूट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान कांप रहा है। भारत ने रियल युद्ध तो जीत लिया है और अब हिंदुस्तान के दूत नैरेटिव वॉर में जीत के लिए अपने मिशन पर निकल चुके। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? कश्मीर पर अमेरिकी राष्ट्रपति से लेकर यूनाइटेड नेशंस तक किस भ्रमजाल में जी रहे हैं? तो आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में मैं आपके साथ मिलकर इस भ्रमजाल के सच्चे और पक्के सबूतों को ध्वस्त करूं और साथ ही आपको यह भी बताऊंगी कि पाकिस्तान कैसे अपने आतंकी चरित्र को कश्मीर की आड़ में छिपा रहा है और कैसे दुनिया उसके प्रोपेगेंडा वॉर में पिछले करीब 7.5 दशक से उलझी हुई है। लेकिन इसके लिए मैं आपको फ्लैशबैक में लेकर चलूं। सिर्फ वही नहीं, जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुए थे, सिर्फ वहां भर नहीं, जब पाकिस्तान सैनिकों ने कबाइलिया वेश में कश्मीर पर अटैक किया, या भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए यूएन का दरवाजा खटखटाया, बल्कि उससे भी थोड़ा पहले, जब दुनिया वर्ल्ड वॉर में उलझी हुई। झूठ को इतनी बार कहो कि वो सच लगने लगे, ये कहना था जोसेफ गोबेल्स का। जोसेफ गोबेल्स दरअसल हिटलर का प्रोपेगेंडा मंत्री था। तो वहीं हिटलर ने अपनी आत्मकथा मीन काफ यानी कि मेरा संघर्ष में खुद अपने प्रोपेगेंडा तंत्र का जिक्र किया है। उसके प्रोपेगेंडा वॉर में कुछ बातें बेहद अहम थी, जैसे कि झूठ को बार बार दोहराना चाहिए, लोगों की भावनाएं भड़काने के लिए झूठ फैलाना, खुद को अपने दुश्मन से बेहतर बताना, किसी बात का सिर्फ एक पहलू यानी कि अपना पहलू ही दुनिया को बताना, और सबसे बढ़कर खुद को पीड़ित यानी कि विक्टिम साबित करते रहना। ना अब हिटलर इस दुनिया में है और ना ही गोबेल्स, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा मंत्र अब पाकिस्तान के हुक्मरानों का सच बन चुका है और दुनिया सब कुछ जानते बूझते भी पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा वॉर में उलझी हुई है। कब से? 7.5 दशक से। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में आतंक के अड्डे ध्वस्त किए, तो पाकिस्तान ने रोना पीटना शुरू कर दिया। दुनिया को यह बताने की कोशिश की गई कि वैसे तो आतंक का कितना बड़ा पीड़ित खुद पाकिस्तान है, जबकि सच यह है कि वो आतंक की फैक्ट्री चलाता है। भारत की स्ट्राइक के बाद खुद आतंकी मसूद अजहर का बयान ये बता रहा है कि भारत ने आतंक के अड्डों पर ही हमला किया, लेकिन पाकिस्तान की प्रोपेगेंडा मशीनरी पहलगाम हमले के बाद से ही एक्टिव हो गई, ताकि दुनिया में यह नैरेटिव सेट किया जा सके कि उसके यहां आतंकी है ही नहीं। और इसकी मशीनरी के एक ही नहीं कई चेहरे थे, जिसमें अहम थे, नाम आप सुनिएगा और इनकी जुबानी आप बात सुनिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशहाक डार, पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्ला तरार, पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो। जब भारत पाकिस्तान में छिपे आतंक के अड्डों को ध्वस्त कर रहा था, तब पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा मशीनरी के ये चेहरे बीबीसी पर, स्काई न्यूज पर, CNN, रॉयटर्स, अल जजीरा, अल अरेबिया, CGTN, TRT समेत दुनिया भर के आधे दर्जन से भी ज्यादा न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यू देने में जुटे हुए प्रोपेगेंडा। अब इन चारों ने मिलकर करीब 25 इंटरव्यू दिए होंगे और दुनिया के सामने ये रोना रोया कि भारत पाकिस्तान के बीच आतंक का नहीं बल्कि कश्मीर असल मुद्दा है और इसीलिए आतंक के अड्डों पर भारत का एक्शन सही नहीं। हालांकि हम भारत के लोग ही नहीं, दुनिया भर के लोगों को यह सच पता है कि पाकिस्तान एक आतंक परस्त मुल्क है और वहां आतंक के अड्डे आज भी मौजूद हैं।
वैसे तो हमें ये कहने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ओसामा बिन लादेन से लेकर हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन जैसे आतंकी खुद पाकिस्तान का आतंकी चेहरा बेनकाब करते आए हैं। लेकिन फिर भी दुनिया इस नैरेटिव में उलझती दिख रही है। पर भारत सच जानता है और हमने ये बीड़ा भी उठाया है कि आतंकवाद में कोई साथ खड़ा हो या ना हो, हम आतंकवाद को पूरी तरीके से खत्म करेंगे। और हमने दुनिया को दो टूक कह दिया है कि जब तक पाकिस्तान आतंक का साथ नहीं छोड़ता, उससे कोई बात नहीं होगी। और रही बात कश्मीर की, तो पाकिस्तान से हम सिर्फ पीओके पर ही बात करेंगे, और वो भी कि पाकिस्तान पीओके कब खाली कर रहा है। साथियों, पाकिस्तान के साथ न ट्रेड होगा न टॉक। अगर बात होगी तो सिर्फ पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की, पीओके की। भारत का रुख साफ है, और आज से नहीं, जब से पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक किया है तब से। मैं वो पहलू भी आपके सामने रखूंगी। लेकिन पाकिस्तान का झूठा चेहरा बेनकाब करने के बाद पाकिस्तान में जब आतंक के अड्डे जमींदोज हुए, तो पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए। आर्मी को इतनी दिक्कत हुई, सरकारों को दिक्कत हुई कि आतंक के अड्डों पर कैसे भारत ने अटैक किया। और इस दौरान पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां जनरल जो प्रोपेगेंडा वॉर में जुट गए। भारत हमलों का जवाब दे रहा था, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना के एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद सोशल मीडिया सेंटर में बैठे हुए। औरंगजेब ने तो सोशल मीडिया वॉर रूम को ही अपना घर बना लिया, और वहीं से पाकिस्तान के यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया पर एक्टिव लोगों को निर्देश जारी करने लग गए थे कि वो इस लड़ाई में पाकिस्तान का असल चेहरा सामने न आने दें और झूठ का पुलिंदा बांधते रहे। हालांकि इसकी पोल भी खुल गई। उस पर ख्वाजा आसिफ इंटरव्यू में बैठे तो उन्होंने भारत के 5 एयरक्राफ्ट मार गिराने का भ्रामक दावा किया, पर जब एंकर ने उनसे सबूत मांगा तो कहने लगे कि ये सब तो सोशल मीडिया पर है। सोशल मीडिया। Come, let's start with this very specific allegation of 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social media, not on our social media. The debris of these jets fell into Indian occupied Kashmir, and it's all over Indian media today. You're the defense and they have minister. admitted their media has. The reason to talk to you today, sir, is not to talk about content all over social media. I'm sorry. तो ये हाल है पाकिस्तान के हुक्मरान का कि सबूत भी अब सोशल मीडिया पर ढूंढते हैं। और अब मैं कश्मीर पर पाकिस्तान के झूठे प्रोपेगेंडा को भी आपके सामने रखती हूँ। इसके लिए मैं कश्मीर के इतिहास का वो चैप्टर ओपन कर रही हूं जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए। कैसे पाकिस्तान ने कश्मीर के 82,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा हिस्से पर अपना गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है। और अब ये भी समझ लीजिए, ये इतना बड़ा इलाका है जिसमें 5 दिल्ली समा सकती है। तो आइए इसे इस मैप के जरिए समझते हैं जो आपको अब टीवी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। भारत के मानचित्र यानी कि मैप में आप पूरे जम्मू का नक्शा देख रहे हैं, जो कि पूरा का पूरा भारत का है। लेकिन पाकिस्तान ने पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान के इलाके पर अपना गैर कानूनी कब्जा कर रखा है। जबकि 1962 की जंग में भी चीन ने करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर का अक्साई चीन का इलाका हथिया लिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान ने 1963 में चीन को शख्सगाम घाटी का करीब 4,828 वर्ग किलोमीटर का हिस्सा गिफ्ट में दे दिया था। जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा आपने समझ लिया। और अब मैं आपको पाकिस्तान की साजिश और उस पर दुनिया के सभी बड़े देशों और यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस के मौन के बारे में भी आपको बता देती हूं। और अब इसे बताने के लिए मैं सबसे पहले गिलगित बल्टिस्तान की बात करूं। देखिए 1842 में
डोगरा कमांडर वसीर लखपत ने गिलगित बल्तिस्तान को सिखों और डोगरा शासन के अधीन किया था। फिर 1846 में अंग्रेजों ने एंग्लो सिख युद्ध जीतने के बाद इस इलाके को यानी कि गिलगित बल्तिस्तान को जम्मू कश्मीर रियासत के अधीन कर लिया। फिर गिलगित बल्तिस्तान के स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को देखते हुए अंग्रेजों ने 1935 में इसे 60 साल की लीज पर लिया। हालांकि भारत की आजादी से पहले 1 अगस्त 1947 को अंग्रेजों ने इसे वापस महाराजा हरि सिंह जी को सौंप दिया था, जो उस वक्त जम्मू कश्मीर के राजा थे। हरि सिंह ने जून 1947 में उस समय की ब्रिटिश सरकार से स्टैंड स्टिल समझौता किया, यानी कि भारत या पाकिस्तान में जम्मू कश्मीर के विलय तक राज्य की व्यवस्था जस की तस बनी रही। और इस स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट की आड़ में शुरू होती है पाकिस्तान के धोखे की कहानी। एक और महाराजा हरि सिंह अपने राज्य को भारत या पाकिस्तान में विलय को लेकर सोच में डूबे हुए थे, और दूसरी ओर आजादी के बाद 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान ने हजारों कबायलियों के वेश में जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया, जिसके बाद 27 अक्टूबर को हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज पर दस्तखत कर दिए थे और भारतीय सेना श्रीनगर पहुंच गई और धीरे धीरे जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान के चुंगल से आजाद कराया जाने लगा। और ये वो दौर था जब भारत और पाकिस्तान आजाद तो हो चुके थे, लेकिन दोनों देशों की सेनाओं पर अंग्रेजी अफसर काबिज थे। कहा जाता है कि तब उस समय के गवर्नर जनरल माउंटबेटन की सलाह पर पंडित कश्मीर मुद्दे को यूएन में ले जाने को तैयार थे। हालांकि ये भी कहा जाता है कि पटेल इसके खिलाफ थे। वो नहीं चाहते थे कि जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से आजाद कराए बिना इसे यूएन के मंच पर ले जाया जाए। खैर, जनवरी 1948 में पंडित नेहरू जम्मू कश्मीर के मसले को यूएन में लेकर पहुंचे और यहीं से शुरू हुआ यूएन का वो खेल जिसमें जम्मू कश्मीर का मसला सुलझने की जगह उलझता चला गया। 1948 में जम्मू कश्मीर पर 4 प्रस्ताव आए, जिसमें प्रस्ताव नंबर 47 का जिक्र बेहद जरूरी है इस समय, क्योंकि इस प्रस्ताव में जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह की बात कही गई और इसकी शर्तें ये थी कि पहले पाकिस्तान अपने कब्जे वाले जम्मू कश्मीर से अपनी सेना वापस हटाएगा, लेकिन ना पाकिस्तान ने कभी ऐसा किया और ना कभी जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह हो पाया। और अगले ही साल यानी 1949 से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में अपनी साजिशें शुरू कर देता है और यूनाइटेड नेशंस इसकी अनदेखी करता रहता है। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला किया था और भारत इसे लेकर इस आशा के साथ यूएन पहुंचा कि यूनाइटेड नेशंस पाकिस्तान से अपना कब्जा खाली कराने का दबाव बनाएगा, लेकिन यूएन ने भारत पाकिस्तान दोनों को एक ही तराजू पर तोल दिया। यूएन के प्रस्ताव 47 के बावजूद पाकिस्तान ने अपनी सेना नहीं हटाई, लेकिन फिर भी यूएन और यूएनएससी के सदस्य, जिन्हें आप दुनिया का सरपंच कह सकते हैं, वो मौन रहे। इसमें अमेरिका भी शामिल है, ब्रिटेन भी, चीन भी, फ्रांस भी और रूस भी। 1949 में अप्रैल महीने में पाकिस्तान ने पीओके की डमी यानी कि दिखावे वाली सरकार से समझौता किया और गिलगित बल्तिस्तान का कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। यूएन तब भी चुप रहा और फिर जब पाकिस्तान ने 1963 में गिलगित बल्तिस्तान का करीब 5000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र चीन को गिफ्ट दे दिया, तब भी यूएन तमाशा देखता रहा। ये तो बस चंद उदाहरण हैं। पाकिस्तान की ओर से 80 और 90 के दशक में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देने के कई सबूत हैं, लेकिन दुनिया के सरपंच फिर भी खामोश रहे। और आज जबकि पाकिस्तान में छिपे आतंकियों ने पहलगाम में मासूम और बेगुनाहों को निशाना बनाया, तब भी यूएन मौन है। और जब भारत ने आतंक के अड्डों पर हमला किया तो उल्टे हमें ही नसीहत देने लगे।
अमेरिका सीज़फायर करवाने का क्रेडिट लेना चाहता है। और अलग बात यह है, हमने अमेरिका को दो टूक कह दिया, स्टे अवे फ्रॉम कश्मीर इशू, स्टे अवे। पाकिस्तान चाहता है कि गाजा पट्टी की तरह कश्मीर भी सुलगता रहे, वहां भी आए दिन बम धमाके होते रहे, आए दिन मासूमों की जान जाती रहे। लेकिन इस साजिश को जानते बूझते हुए भी दुनिया चुप है। दुनिया चुप रह सकती है क्योंकि इस लड़ाई में उनका कुछ नहीं जाता, पर हमारे बेगुनाह लोगों की जान जा रही है। इसलिए हम ना चुप रहेंगे और ना ही पाकिस्तान को उसकी मनमानी करने देंगे। अब यही संदेश लेकर भारत ने 59 सांसदों का एक ग्रुप प्रतिनिधिमंडल दुनिया में भेजा है। हमारे देश के सांसदों की यह टीम जापान, यूएई, रूस तक पहुंची है। सांसदों की यह टीम दुनिया को दो टूक ये बता देगी कि आतंकवाद पर भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है, आपकी हो या ना हो, भारत की स्टैंड यही है। इसमें बताया जा रहा है जो पूरे ग्रुप जा रहे हैं उनको एक पूरा सेट दिया गया है, वो 3 तरह में बटे हुए हैं। और इसमें यह बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकी गुटों और उनके ढांचों के खिलाफ था। आतंकी अड्डों को नपी तुली कार्रवाई से निशाना बनाया गया। पाक सेना ने इसे खुद के खिलाफ हमला माना और पलटवार किया। और दूसरा मुद्दा यह है कि पाकिस्तान आतंक का समर्थक है। यानी हमारे सांसद ये सबूत लेकर जा रहे हैं कि पहलगाम हमले में पाक समर्थित आतंकी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF की भूमिका थी। हम दुनिया को यह भी बताएंगे कि भारत ने सैन्य कार्रवाई में भी जिम्मेदारी और संयम का परिचय दिया, एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री का परिचय पूरे इस युद्ध के संघर्ष के दौरान दिया। यह सुनिश्चित किया कि पाक के किसी निर्दोष नागरिक की जान ना जाए। पाक ने कार्रवाई रोकने का जब आग्रह किया तो भारत ने उसे तत्परता से स्वीकारा। साथ ही साथ दुनिया से अपील की जाएगी कि वो आतंक के खिलाफ एकजुट हो, क्योंकि ये आतंकवाद केवल भारत के दस्तक नहीं देगा, वो किसी दिन आपके घर भी दस्तक दे सकता है, जो पहले दे चुका है। यानी हम आतंकवाद के खिलाफ खुलकर आवाज उठाने और इससे निपटने के लिए सहयोग व समर्थन की मांग कर रहे हैं। अपील करेंगे कि भारत पाक के विवाद को आतंकवाद के खिलाफ युद्ध के तौर पर देखा जाए। कश्मीर के प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान बना रहा है उसके हिसाब से नहीं देखा जाए। लेकिन हमारा सबसे बड़ा संदेश ये होगा कि अब भारत आतंकवाद को एक्ट ऑफ वॉर मानेगा, ना सिर्फ आतंकी और आतंकी संगठनों को, जो उनके आका हैं उनको भी, चाहे फिर वो पाकिस्तान की सरकार ही क्यों। यानी कि अब भारत प्रोएक्टिव रवैया अपनाएगा और आतंकी हमलावरों को पहले ही निष्क्रिय करेगा। पाकिस्तान ने आतंक के खिलाफ हमारी लड़ाई को भारत पाकिस्तान संघर्ष की शक्ल देने की भरपूर कोशिश की। तो अब हम पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। हम जानते हैं कि दुनिया सिर्फ तमाशा देखती है। वो रूस यूक्रेन युद्ध में भी मौन रही, गाजा पर भी चुप रही, तो ये लड़ाई हमें ही अकेले लड़नी है। तो लड़ाई हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे भी, पर दुनिया को उसका आईना दिखाने से हम चूकेंगे नहीं। हमारा संदेश साफ है कि कोई हमें नसीहत ना दे, बिल्कुल भी नहीं। कोई हमें ट्रेड की धमकी भी ना दे और कोई हमें संयम बरतने को भी ना कहे कि अगर दुनिया के पास पाकिस्तान के आतंकी चरित्र का इलाज नहीं है तो वो हमें नसीहत ना दे। हम जानते हैं कि आतंक को कैसे हराना है और हम ये करके रहेंगे। दुनिया तो बस पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में फंसना छोड़ दे, क्योंकि हिटलर का प्रोपेगेंडा वर्ल्ड वॉर करा चुका है। अब शाहबाज और मुनीर के चेहरे के पीछे का आतंक तो कम से कम दुनिया देखे। आज के पॉलिटिकल कॉरिडोर में बस इतना ही।